आगे या तो फिर रुक जाओ, जब बोलूंगा तब बताना। So from yesterday we started our field work. Yesterday we visited Geological Survey of India Training Center चित्रदुर्ग। जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा एक फील्ड डायरी मेंटेन होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। कल कई प्रकार के बच्चों के पास में अपना फील्ड डायरी नहीं था, तो कल हमने वहां पे क्या देखा, ये सब चीजें, वहां का जीपीएस रीडिंग हमारे पास में कुछ है नहीं, बरोबर है। लेकिन हमारा जो लोकेशन नंबर 1 रहेगा वो वही रहेगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर एफटीसी चित्रदुर्ग। तो सबसे पहले हेडिंग करना है लोकेशन नंबर 1। सभी के पास में ये लिखा हुआ होना चाहिए, लोकेशन नंबर 1। डायरा कुठे आहे तुमच्या? आपको यहाँ आने के पहले बोला था कि आपको एक फील्ड डायरी कंपलसरी रहेगा। आप अपने कॉलेज के रजिस्टर लेके आ गए। थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए चीजों में, ठीक है। लोकेशन नंबर 1, स्पॉट नंबर 1, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हेडिंग करना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर इन ब्रैकेट चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग। अब यहाँ की जो जीपीएस रीडिंग्स थे वो अपन ने वहां पे लिए नहीं है, बट वी हैव जीपीएस रीडिंग्स ऑफ दैट एरिया। तो उसके लिए एक स्पेस छोड़ना है, मेंशन करना है लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एलिवेशन, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एलिवेशन, और इसको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अबाउट द फील्ड ट्रेनिंग सेंटर, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, उतना समय अपने पास है नहीं। नाउ हमारा क्या लोकेशन चेंज हुआ है? आज लोकेशन चेंज हुआ है, तो लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। ऊपर में लिखना है डे 1। पहले लिखेंगे डे 1। कहाँ पे लिखेंगे डे 1? कल वाले में, कल वाले हेडिंग में सबसे टॉप में लिखना है डे 1, लोकेशन 1। दूसरे लोकेशन पे गए थे कि हम कल नहीं गए, तो क्या रहेगा हमारा? एक ही लोकेशन रहेगा, एक ही स्पॉट रहेगा। आज हम जो बात करेंगे वो रहेगा लोकेशन नंबर 2। प्लीज मेंशन लोकेशन नंबर 2। लोकेशन नंबर 2, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मर्दीहल्ली, MARDIHALLI, मर्दीहल्ली, इन ब्रैकेट डिस्ट्रिक्ट, सॉरी TQ, तालुका हिरियूर, हिरियूर, एंड डिस्ट्रिक्ट चित्रदुर्ग, डिस्ट्रिक्ट चित्रदुर्ग, स्टेट कर्नाटक। दिस इज अवर स्पॉट नंबर 1 फॉर डे 2, राइट। दूसरे दिन का हमारे स्पॉट कौन सा है? 1 है ना, तो 1 मेंशन करेंगे। स्पॉट नंबर 1, स्पॉट नंबर 1। जीपीएस रीडिंग्स के लिए लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एलिवेशन जो आपको सर के द्वारा बताया जाएगा एज इट इज उसी को लिखना है। टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड नॉर्थ, जो भी सर बताएंगे वो लिखना है। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एलिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये सबसे पहले हम करेंगे। तो सर आपको जो जीपीएस रीडिंग बताएंगे, इसके पहले आपको कई बार जीपीएस हैंडल करने दिया है। नेक्स्ट स्पॉट पे आपको ही जीपीएस हैंडल करना है। आप में से कोई एक, सभी विद्यार्थियों को उसको सीखना है प्रैक्टिकली। जीपीएस मींस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम जीपीएस का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कंपनी है गार्मिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, ठीक है। सर आपको जो रीडिंग्स बताएंगे एज इट इज रीडिंग्स आपको लिखना है डिग्री, मिनट और सेकंड्स में,
ठीक है, प्लीज सर. फर्स्ट इयर GPS या आधी हाताळलेला नसेल, सेकंड इयरचे जे फील्डला नव्हते मागच्या वर्षी त्यांनी पण बघितलेला नसेल. तो इस तरह से इक्विपमेंट दिखता है. साइजेस थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड मॉडल, लेकिन जैसे सर ने आपको बताया कि ये गार्मिन का GPS है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है GPS के लिए. ओके, अब देखो कि इसका एक्यूरेसी 5 मीटर से कम का है, करीब करीब 1 मीटर के आसपास का एक्यूरेसी दे देता है. इसका माने क्या मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो रीडिंग लिख रहे हैं ये रीडिंग में 1 मीटर इधर उधर हो सकता है. समझ में आया? 1 मीटर इधर उधर होना माने बहुत एक्यूरेट रीडिंग. अब ये एक्यूरेट रीडिंग आने के लिए सबसे पहले जब GPS चालू करते हैं तो वहाँ पे टॉवर्स आती है. हरी डंडियाँ दिख पा रही है किसी को? दिख रही हरी डंडिया? दिसत आहे असे? वो जो हरी डंडिया है, वो हरी डंडिया माने क्या है? वो हरी डंडिया है कितने सैटेलाइट के सिग्नल वो पकड़ रहा है GPS. कितने सैटेलाइट्स के सिग्नल GPS पकड़ रहा है वो ये हरी डंडिया दर्शा रही है. तो मिनिमम 4 सैटेलाइट का सिग्नल चाहिए आपकी वैल्यू सही आने के लिए. आप जब ओपन स्पेस में आएंगे तो मैक्सिमम सैटेलाइट सिग्नल पकड़ सकता है वो. अभी करीबन 8-9 सैटेलाइट सिग्नल पकड़ा है उसने. तो अभी जो भी वैल्यू आ रही है वो काफ़ी एक्यूरेट है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने रहे? 4 सैटेलाइट के सिग्नल आने चाहिए. कभी हम इंटीरियर में रहते, कभी हम कवर में रहते, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता, कभी ज़्यादा आते कभी कम आते. समझ में आया? 4 सिग्नल जब आएंगे उसके बाद में हमें जो वैल्यू आएगी थोड़ा देर रुकना है, वैल्यू में थोड़ा शिफ्टिंग हो सकता है, और थोड़ी देर बाद जब स्टेबल हो जाए तब हमें उसकी वैल्यूज लिखना है. क्या क्या लिखना है हमें? 3 एंटिटी लिखना है यहाँ. एक रहेगा लैटिट्यूड, एक रहेगा लॉन्जिट्यूड और एक रहेगा एलिवेशन. एलिवेशन कहाँ से रहेगा? ये मीन सी लेवल से. ठीक है, अब लिखो नॉर्थ 14 नॉर्थ 14 7 मिनट 48.43 सेकेंड्स. अगर याद होगा तो हमने जब अमरावती में वाटर मॉनिटरिंग का किया था तो 20-24 के आसपास चलती उधर सारी वैल्यू. साउथ में आ गए, काफ़ी दूर आ गए, 14 चल रही है. ओके, अब लिखो नेक्स्ट. ईस्ट 76 डिग्री 31 मिनट 34.32 सेकेंड्स. फर्स्ट ईयर. कैसे लिखने का मेथड नहीं पता होगा तो आजू बाजू वाले सेकेंड ईयर फाइनल ईयर से देखो. डिग्री के वक्त लिखते वक्त सिंबल लिखेंगे डिग्री का, और मिनट लिखते वक्त 1 डंडी और सेकेंड लिखते वक्त 2 डंडी. ईस्ट रीडिंग है ईस्ट 76 डिग्री 31 मिनट 34.31 सेकेंड. मिनट के लिए डिजिट के ऊपर 1 डैश, सेकंड के लिए 2 डैश. डिग्री आपको पता है. लिखा? एलिवेशन लिखो 709 मीटर. याद है क्या अंकल टंकई के वक्त कितना चल रहा था? 400 400 से 500 400 के आसपास, 400 450 के आसपास चल रहा था मैक्सिमम टाइम जब हम अंकई टंकई के आसपास थे. लोनार से होता का? लिखा एलिवेशन 709. ये हो गया आपका डे 2 लोकेशन 1 का कोऑर्डिनेट्स. ओके,
और यहाँ पे 3 मीटर की एक्यूरेसी के साथ में दिया है ये वैल्यू, 3 मीटर की एक्यूरेसी के साथ। हो गया, लिख लिया सबने? ठीक। ओके, सो लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और एलिवेशन सर ने आपको बताया है एज इट इज। आपके फील्ड रिपोर्ट में यही नंबर्स हमको लगेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिस किसी भी विद्यार्थी को एक्सप्लेनेशन के दौरान ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसने सर को बताना है या फिर अपनी जगह पे बैठना है। ठीक है, और ऐसा नहीं करना है कि मैंने बोल दिया बैठना है तो चलो अब सब बैठ ही जाते। ठीक है, ये यहाँ पे जो बैठे हुए स्टूडेंट है, ठीक है, बैठ गए कोई बात नहीं, कोई चक्कर वक्कर आ रहे होंगे, हो सकता, लेकिन फील्ड में ऐसा बैठने दिया जाता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप लोग बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थक जाएंगे तो हम भी बैठ के एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना सर? लेकिन ऐसा होगा नहीं। ओके, लोकेशन नंबर 2, स्पॉट नंबर 1 नेम्ड एज मर्डीहल्ली। और मर्डीहल्ली हम क्यों आए हैं इसके बारे में पहले जानेंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कई प्रकार के स्टूडेंट्स कई ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे जियोलॉजी के लिए। ठीक है, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो भी आज इंटरेस्टेड लग रहे हैं और होना भी चाहिए। ठीक है, हम कई सालों से सोच रहे थे कि कर्नाटका का टूर होना चाहिए, कर्नाटका जाना चाहिए, और आज हम कर्नाटका में खुद स्टैंड है, राइट? और कर्नाटका आने के बाद में हमको क्या अलग देखने को मिलता है उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जहां आप जिस रॉक के ऊपर बैठे हो, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बैठे हो, इसको देखने के लिए लोग तरसते हैं और ये रियलिटी है। क्योंकि हमको 2 दिन लगा ट्रेन में आने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 दिन लगा, आज तीसरा दिन है, राइट? 4th डे आज। ठीक है, इतनी दूर क्यों आए भाई हम? ये भी तो जरूरी है ना, इसको समझना जरूरी है कि हम इतने दूर क्यों आए हैं, क्या नया है, क्या अलग है। ये तो सब हमारे महाराष्ट्र में भी देख सकते। अगर हम महाराष्ट्र में इस चीज को देख सकते थे तो हम यहाँ आते थे क्या? नहीं आते थे। ठीक है, कुछ चीजें सिमिलर लगती है लेकिन सिमिलर होती नहीं, उसमें काफी अलग चीजें होती है। जो ऐसा बोलने के लिए भी ठीक रहेगा कि हमारे भारत में बहुत कम चीजें ऐसी है जो जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट बोला हुआ है उनको। ठीक है ना, तो जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट्स जो होती है, उन साइट्स में से एक साइट हम जहां खड़े हैं वो है। ठीक है, मर्डीहल्ली एक्ट एज ए जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट। और जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में भी कई प्रकार के अलग रेयर स्ट्रक्चर्स जो हमको देखने को मिलते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे एक नेमिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। और वो किस द्वारा किया जाता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे एक बैनर लगा हुआ था कई सालों पहले। अब हो सकता है कि वो खराब हो गया होगा, निकल गया होगा, लेकिन उस पर मेंशन था, वो आगे से भी लिखा हुआ है और उस पर मेंशन है, वहां पे टोटली मेंशन है कि ये कितने सालों पुराना नेमिंग किया गया है। ठीक है, और ये भी मेंशन है कि ये रॉक जो है इसका एज क्या है और ये किसके द्वारा किया गया है। वो सब चीजें आज हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थियरीज, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, इसका जो नेमिंग किया गया है पिलो लावा स्ट्रक्चर जो है, 1972 में इसको जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया। 1972 में 1972 में जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया इसको घोषित किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 1972, सेकेंड थिंग इज दैट कि हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे खासियत क्या है, और खासियत तो छोड़ो, जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट क्यों इसको घोषित किया है। हमारे यहाँ पे भी कॉलमनार स्ट्रक्चर है, चिखलदरा में कई बेहतर कॉलमनार स्ट्रक्चर है, लेकिन वो कॉलमनार स्ट्रक्चर आपको सिर्फ चिखलदरा में न दिखते हुए बाकी भी जगहों पे देखने को मिलते हैं कॉलमनार स्ट्रक्चर, राइट? पिलो लावा स्ट्रक्चर के लिए हमको हमारे महाराष्ट्र छोड़कर कर्नाटका आना पड़ा, और कर्नाटका में पिलो लावा के लिए हम आए। स्पेसिफिक जो चीजें होती है, डायग्नोस्टिक जो चीजें होती है, जैसे कि अब हमारे भारत में अगर हम बात करें तो पिलो लावा कहाँ पे है? हमारे भारत में पिलो लावा कहाँ है? हम जहां खड़े वहां है क्या? डेफिनेटली है, लेकिन इसको छोड़ के हमारे भारत में पिलो लावा स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है? नागपुर है ना, काउंटी नहीं, अमरावती में तो मिलना चाहिए, नहीं मिलता। ठीक है, नहीं तो हम वहीं देख लेते थे ना। ओके गुड,
तो हमारे भारत में 2 जगह ऐसी है जहां पे ये पिलो लावा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इंडिया में पहला प्लेस है मर्डिहल्ली जहां हम अभी है, दिस इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। एंड सेकेंड प्लेस ऑफ पिलो लावा स्ट्रक्चर फाउंड इन ओडिशा। ओडिशा में केओंझार डिस्ट्रिक्ट है। केओंझार के बारे में हमने कई बात की है इसके पहले। तो केओंझार इज ऑल्सो फेमस फॉर द पिलो लावा स्ट्रक्चर इन ओडिशा। ठीक है, वेल एक्सपोज्ड पिलो लावा स्ट्रक्चर ओडिशा में और कर्नाटका में हमको देखने को मिलते हैं। उसमें से हमने जो चूज किया है वो कर्नाटका है और आपके सामने पिलो लावा स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात यह है कि ये पिलो लावा स्ट्रक्चर जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है, हाउ इट फॉर्म, क्या इसमें अलग चीजें हैं, ये चीजें हमने इसके पहले भी देखी है क्या, और देखी है तो इसका जो कंपोजिशन है, हमने जो चीजें देखी है उसका कंपोजिशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उन चीजों का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो लिथोलॉजी है, वो जो लिथोलॉजी है, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, उसका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, टेक्सचर, उनका केमिकल, उनका टेक्सचर, इसमें क्या वेरिएशंस है क्या, इस चीज को आज हमको समझना है। ठीक है, पिलो लावा स्ट्रक्चर के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो चीजें अगर होती है तो हमको पिलो लावा स्ट्रक्चर डेफिनेटली देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पिलो लावा के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपली पिलो लावा स्ट्रक्चर जो होते हैं इट लुकिंग लाइक पिलोज। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है किसके जैसा होता है, पिलो के जैसा, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पिलो लावा स्ट्रक्चर। लावा भी है, स्ट्रक्चर भी है और पिलो भी लिखा हुआ है, मतलब तीनों भी जो वर्ड्स हैं इसमें काफी ज्यादा एप्लीकेबल है। जैसे पिलो लुकिंग लाइक पिलो, लावा डिपेंड्स ऑन लावा, एंड नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर, इट एक्ट एज ए स्ट्रक्चर। अब सर ये मर्दीहल्ली में क्यों दिख रहा है, हमारे परतवाड़ा में, अमरावती में, आसेगांव में इधर क्यों नहीं दिखता? अब मुझे बताओ, हमारे यहाँ पे कॉलमनार दिख रहा है तो यहाँ कोई कॉलमनार दिख रहा है क्या आपको? तो फिर यहाँ के लोग भी तो ये बोलना चाहिए कि यार सर यहाँ पे क्यों पिलो लावा दिखता है, यहाँ पे कॉलमनार क्यों नहीं दिखता? अरे इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है, तो ये कॉन्टिनेंट में हर जगह पे अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलेंगी, राइट? पहले तो ये सब चीजें जुड़ी हुई थी ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या कहता है कि पहले ये सब कुछ था ही नहीं, ना पहले डिस्ट्रिक्ट थे, ना स्टेट थे, ना इंडिया था, ना एशिया था। ठीक है ना, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती थी, पैंजिया पे डिपेंड करती थी, राइट? तो पैंजिया के बाद में फिर हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय अल्फ्रेड वेगनर 1912, तो उसने किस प्रकार से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन किया है। आज हम जिस प्लेस पे खड़े हैं इसका एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है जिसको कहा जाता है कर्नाटका, उसमें एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहा जाता है चित्रदुर्गा, उसमें स्पेसिफिक तालुका है जिसको कहा जाता है हिरियूर, और उस हिरियूर तालुका में मर्डीहल्ली एक छोटा प्लेस है और वो मर्डीहल्ली में वेल एक्सपोज्ड है। यहाँ के अगर आप जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनको इसका इतना ज्यादा क्रेज होगा क्या? रोज आते होंगे कि वाह पिलो लावा, हाँ आते होंगे? नहीं आते होंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्यों आए? हम अगर यहीं रहते थे विलेज में तो हम आते थे क्या? एक आध बार आते थे, देखते थे, वाह अच्छा दिख रहा है, ठीक है, एक बार सेल्फी ले, दूसरे दिन सेल्फी लेते थे, नहीं वो तो अपलोड हो गया, अब काय के लिए जाना वहां पे। लेकिन हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम इसको समझने के लिए आए हैं कि ये जो पिलो लावा स्ट्रक्चर है कैसे फॉर्म होता है। हमारे यहाँ पे भी है, कॉलमनार स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लिथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो लिथोलॉजी में अगर हम बात करें तो ये है बसाल्ट। तो लिथोलॉजी में आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा रॉक है ये, बसाल्ट। ठीक है, अब बसाल्ट तो हम रेगुलरली देखते हैं सर, बसाल्ट क्या है, नया क्या है इसमें? इतना पैसा खर्चा करके हम आए और आपने बसाल्ट दिखा दिया। बसाल्ट तो हमारे महाराष्ट्र में भी है ना? हमारा जो डेक्कन ट्राइब है उसमें 82%, नियर अबाउट 82% बसाल्ट ही है। अब वो बसाल्ट वहां पे 82% है, यहाँ पे कम परसेंट में, लेकिन कम परसेंट में कहां पे है? मर्डीहल्ली में। ठीक है, तो मर्डीहल्ली एक ऐसा प्लेस गया, जैसे कल आपने देखा होगा चित्रदुर्गा में हम जब ट्रेनिंग सेंटर में गए थे तो सर ने बोला था कि ये जो चित्रदुर्गा है, ये चित्रदुर्गा और कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहाँ इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक तीनों प्रकार के रॉक मिलते हैं। तो क्या ये मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है? इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस भी है, डेफिनेटली क्या है, इग्नियस भी है। अब ये कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, कब फॉर्म हुआ होगा? हमको जो नंबर्स मिलते हैं वो नंबर्स हमको किताबों के जरिए मिलते हैं, इंटरनेट से मिलते हैं, लेकिन ये नंबर क्या सच में एक्चुअल नंबर होगा? जैसे मैं मान लीजिए इसके एज के बारे में अगर बात करूं तो मानो मत लिख लो, इसका जो एज है, यहाँ पे जो सैंपल्स है, इसका जो एज बताया गया है वो है 2500। जैसे कल सर ने जो कहा था 2700 कहा था, हम लिख रहे हैं 2500, दोनों भी करेक्ट है। मिलियंस ईयर अगो,
मतलब 2500 मिलियन ईयर अगो जब लिखेंगे तो 2600 भी आ जाएगा और 2700 भी आ जाएगा। तो 2500 मिलियन ईयर अगो मतलब इसका जब एज कैलकुलेट किया गया रेडियोमेट्रिक डेटिंग द्वारा तो हमने क्या पाया, इसका जो एज है काफी पुराना है। महाराष्ट्र में जो रॉक पाया जाता है उसका जो एज अगर हम देखें तो वो एज क्या है 65 मिलियन ईयर अगो। यहाँ पे एज बोल रहे हैं 2500 मिलियन ईयर, तो 65 2500 में वेरिएशंस है, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमको आज तक यही लगता था वाह हमारे महाराष्ट्र में बसाल्ट है, इसका एज 65 मिलियन ईयर है, अपर क्रिटाशियस टू लोअर इओशियन इसका रेंज है, झालं म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी बसाल्ट नाही आणि त्याला एज नाही, यहाँ पे बसाल्ट है, उसका एज कहां का है 2500, मतलब डेक्कन ट्रैप में ही बसाल्ट पाया जाता है क्या? ये कंफ्यूजन था हमारा कि डेक्कन ट्रैप 82% डेक्कन ट्रैप हम ही है, हमारे महाराष्ट्र में ही बसाल्ट है, बाकी कहीं नहीं है। यहाँ पे भी है, आपने इसको देखा। दूसरी बात यह है कि एज के बारे में तो हमने बात की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा चित्रदुर्ग का कि मर्डीहल्ली जैसे प्लेस में हम लोग तो आए हैं लेकिन हमारे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे आके चले गए। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश ये की कि सर ये चीजों को हमको समझना है कि ये कैसे बना होगा, क्या हुआ होगा। तो एक्चुअल में इसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, जैसे हमने ड्रिफ्टिंग के बारे में बात की है उसी प्रकार से वोल्केनिज्म जो होता है वो वोल्केनिज्म क्या सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के लिए एप्लीकेबल है कि वोल्केनिज्म जो होता है ये ओशियंस में भी होता होगा। जैसे कि हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं, सुनामी के बारे में बात करते हैं, तो सुनामी किससे रिलेट करता है ओशियंस से, अर्थक्वेक किससे करता है कॉन्टिनेंट से, राइट। तो जो वोल्केनिज्म होता है वो वोल्केनिज्म क्या सिर्फ हमारे कॉन्टिनेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ओशियनिक क्रस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओशियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या ओशियंस में वोल्केनिज्म हो सकता? डेफिनेटली हो सकता। जब वोल्केनिज्म होता है, वोल्केनो का इरप्शन होता है तो वो ओशियंस में होता है, और वो ओशियंस में जब इरप्शन होता है या किसी वाटर बॉडी में इरप्शन होता है और वो वाटर बॉडी जो है उसमें जो वाटर है वो काफी ज्यादा कोल्ड अगर है तो वो कोल्ड वाटर क्या करता है, वहां की जो हॉटनेस है, जैसे मैग्मा आएगा, व्हेन मैग्मा रीच्ड ऑन द सरफेस वी कॉल्ड इट लावा, ठीक है ना। तो जब वो ऊपर आने की कोशिश करता है, सरफेस से ऊपर आने की कोशिश करता है, तो कॉन्टिनेंट्स के केस में क्या होता है कि इसको समय लगता है ठंडा होने में, काफी समय लगता है। लेकिन एक्चुअल में वहां का जो एटमॉस्फेयर है ओशियन का, अगर वो कोल्ड है तो उसको उतना ज्यादा समय लगेगा नहीं, वो फास्ट अपने आप को ठंडा करने की उसके पास में एक एबिलिटी रहेगी। तो जब वोल्केनिज्म होगा तो वोल्केनिज्म जिस प्रकार से वहां पे जो गर्माहट होगी वो ठंडी भी होगी ना उसी प्रकार से, क्योंकि वहां पे कोल्ड वाटर है। तो वहां पे जो सिचुएशंस बन रही है वो एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और आने के बाद में उसका वाटर के साथ में कांटेक्ट हो रहा है, तो वाटर के कारण वो कोल्ड वाटर के कारण क्या होगा, वहां पे एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो होगा। किस प्रकार का? जैसे ही मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्म क्रिएट होगा। वो स्पेसिफिक फॉर्म कैसे क्रिएट होगा कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर्स के जैसे वहां पे जो चील्ड मार्जिन आप इस पे देख पा रहे हो, यू कैन सी द चील्ड मार्जिन एट द कॉर्नर्स। तो इसके पास में एक एबिलिटी ये हो जाता है कि जब यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है कि जो मैग्मा है वो सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो उसको सरफेस ना मिलते हुए ओशियनिक क्रस्ट मिला और उसके ऊपर वाटर मिला, उसके ऊपर क्या मिला, वाटर। तो वाटर में क्या हुआ, ठंडा होने लगा, और इसका जो ठंडा है ये ठंडा बहुत फास्ट होने लगा, इसका जो कूलिंग है वो फास्ट होने लगा। तो उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक शेप को पकड़ लिया। वो शेप आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियरली, जिसको हम पिलो शेप कह रहे हैं, उस शेप को आप देख पा रहे हो। और यही अगर स्पेसिफिक वोल्केनिज्म या मैग्मा का इरप्शन अगर हमारे कॉन्टिनेंट पे होता तो क्या इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता? क्या वहां पे इस प्रकार की रिएक्शन होती? नहीं, उसको वहां की कंडीशंस मिली है और वो कंडीशंस में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है। अगर ऐसी कंडीशंस नहीं मिलती तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। कई प्रकार के ऑथर्स या कई प्रकार के एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि इसका एक वीडियो बनाने की कोशिश की। कोल्ड वाटर लिया और वहां जैसे हम हमारे मॉडल्स वगैरह बनाते हैं ना वोल्केनो के, उस प्रकार का बहुत बेहतरीन एक मॉडल बनाया हुआ है, यूट्यूब पे उसको अपलोड किया, मैं उसकी लिंक आपको भेजूंगा। तो उसमें वो कैसा बनता है, आर्टिफिशियली कैसा अपन उसको बना सकते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, वो उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहां दिख रहा है कि ऐसे बनता है। एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा ना, सर ने भी नहीं देखे कि नीचे जाके ओशन में वाह कितना अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन हम चीजों को पढ़ के आपको एक्सप्लेन करते हैं।
तो ये चीजों पे हमको भरोसा करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव एविडेंसेस। हमारे पास में इसके कई प्रकार के एविडेंसेस है और कई प्रकार की रिएक्शंस जो वहां पे हुई है वो आपको बता दी गई है। दूसरी बात ये है कि जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो कूलिंग के लिए समय कम, बहुत फास्ट कूलिंग हो रहा है, तो फास्ट कूलिंग में किसी भी प्रकार का जो रॉक है वो क्या करता है, एक शेप को धारण कर लेता है। जैसे मैंने आपको टेंशनल फोर्सेस के बारे में बताया था कॉलमनार के लिए, कॉलमनार हेक्सागोनल भी होते हैं, पेंटागोनल भी होता है, टेट्रागोनल भी होते हैं, ठीक है। तो वो वैसा ही शेप क्यों बनाता भाई? तो यहाँ पे कुछ चीजें विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है कि उस मैग्मा का विस्कोसिटी कैसा था, एसिडिक है, बेसिक है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुआ इससे अपने को क्या समझ में आया कि ये पिलोलावा स्ट्रक्चर जो है, ये पिलोलावा स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए कौन सी कंडीशंस जरूरी थी? कौन सी कंडीशंस जरूरी थी? मरीन कंडीशन जरूरी थी, ठीक है। वहां पे वाटर का होना जरूरी था। अब ये जब फॉर्मेशन हुआ, ये जब ठंडा हुआ, इस प्रकार का इसने शेप लिया, तो इसके हर कॉर्नर पे आपको एक स्पेसिफिक बाउंड्री दिखा होगा। आप यहाँ पे इसके हर कॉर्नर पे देखो कि यू कैन सी द बाउंड्रीज, दिख रहा है? यू कैन सी द बाउंड्रीज। अब सर ये जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज कैसा आया? अब वो बना है डेफिनेटली एक स्पेसिफिक फॉर्म में बना है, तो स्पेसिफिक फॉर्म में जब बना होगा तो उसको एक आउटर जो कोटिंग जिसको कहा जाता है वो उसके लिए वहां पे जरूर रहा होगा। और ये जो कोटिंग है इसको कहा जाता है चिल्ड मार्जिन। बिकॉज इट्स ए चिल्ड मार्जिन। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाना है आपको आपकी डायरी में। कैसा स्ट्रक्चर बनाना है पहले इसको देख लो, इसको पूरी तरीके से देख लो, और इसको देखने के बाद में इस प्रकार का एक इमेजिनेशन करो, और इमेजिनेशन में चिल्ड मार्जिन किसको मैंने कहा है उसमें वो बताओ कि ये चिल्ड मार्जिन है, ये कॉर्नर है, और इन बिटवीन में क्या कंपोजिशन है, ठीक है। तो क्लियरली आप देख लो, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है। हाँ, साइज के बारे में अगर हम ये देखो, इसका साइज बहुत बड़ा है, साइज देखो इसका बड़ा है, ठीक है। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो मेंशन किया है साइज के बारे में, तो इसके जो साइज होते हैं ये 10 सेंटीमीटर से लेकर तो 20 सेंटीमीटर कहा जाता है। लेकिन आप अगर यहां देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर से कई बड़ा है। तो प्रैक्टिकली हर किताब में आप देखेंगे तो अलग अलग वेरिएशंस है साइजेस में। आप यहाँ के साइज पे लिख सकते हो, यहाँ प्रैक्टिकली आप देख के लिख सकते हो। जैसे इसको देखो, दिख रहा है कि चिल्ड मार्जिन तो करीब 10 सेंटीमीटर का होगा, करीब 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब इसको देखो, और इससे बड़ा अगर दिखता है तो वो भी देखो, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में चला जाएगा, राइट। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर से बड़ा आपको इसमें नजर आ रहा है, 100 सेंटीमीटर से बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन हो सकता है क्या, हम यहाँ पे ऐसा फिक्स बोल सकते कि इतना ही होगा? बोल सकते नहीं, लेकिन एक नंबर हमको लिखना पड़ेगा, एक नंबर लिखना पड़ेगा। अप टू 2 मीटर आपको मेंशन करना है, 10 सेंटीमीटर टू 2 मीटर तक, 10 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। तो कई प्रकार के 10 सेंटीमीटर में भी दिख रहे हैं, ठीक है। और जो आउटर मार्जिन है जिसको कहा जाता है चिल्ड मार्जिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिल्ड? ठंडा। मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये जो बाउंड्री है ये क्या शो कर रहा है? हाँ, तो उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक बाउंड्री बनाया जिसको क्या कहा गया है, चिल्ड मार्जिन। मुझे बताओ क्या चिल्ड मार्जिन पिलो लावा में ही देखने को मिलेगा कि हमारे कॉन्टिनेंट पे जो डेक्कन ट्रैप है उसमें भी चिल्ड मार्जिन पॉसिबल है? पिलो लावा में मिलेगा क्योंकि सडन टेंपरेचर ड्रॉप होता है क्योंकि ओशन है ना। हाँ, लैंड में सर धीरे-धीरे होगा, बरोबर, ठीक है सर। लेकिन हाँ सर, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे ग्लेशियर हुआ होगा? हाँ? ग्लेशियर में भी तो ठंडा, ग्लेशियर में भी ठंडा कंडीशन ग्लेशियर रहता अगर है तो सरफेस जो कांटेक्ट है वो इतना होमोजीनियस नहीं रह पाएगा जितना वाटर के साथ में सरफेस कांटेक्ट होमोजीनियस हो सकता है। ग्लेशियर इज अ सॉलिड मास, राइट, वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो होमोजीनियस कांटेक्ट बनेगा, वहाँ पे पिलो बनेंगे। ग्लेशियर के साथ में कांटेक्ट आने से होमोजीनियस कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, एक ठंडा सरफेस और एक हॉट का। वहां पे मीडियम बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जो स्टेट्स होती है, ग्लेशियल की बात करें हम, लिक्विड की, लिक्विड सॉलिड और गैसियस की बात करें ना, तो वो बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट जो होना है वो जरूरी है, और वो अपने को मिला है। चिल्ड मार्जिन के बारे में क्वेश्चन किया था कि जो चिल्ड मार्जिन है वो क्या हमको डेक्कन ट्रैप में देखने को मिला कि सिर्फ यही देखने को मिला है ना? यही हम तो पहली बार ही देख रहे हैं। ठीक है, अब हम अंकाई टंकाई गए थे, बरोबर, वहां पे किसी लड़की को चक्कर आ गए थे, सृष्टि मूल्य को, बस एक आधे को चक्कर हो रहेगा अभी, आज ज्यादा हो जाएगा तो, बरोबर। चिल्ड मार्जिन के बारे में बताऊंगा। चिल्ड मार्जिन दोनों भी केसेस में पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों? अरे मुझे बताओ, ये चीज ठंडी हो रही, वो चीज ठंडी नहीं हो रही क्या? ये फास्ट हो रही इसलिए इसका इतना ज्यादा साइज गया नहीं है, अपनी जगह पे बना लिया अपने आप को, लेकिन वहां पे भी तो चिल्ड हो रहा है ना। एटमॉस्फेयर जो है, मैग्मा का टेम्परेचर कितना होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मैग्मा? सर 23 डिग्री सेल्सियस। 1400 से 1700 पर्यंत सब अपने अपने हिसाब से बोल दो। अपन कंसिडर करेंगे 900 to 1400 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताओ, ये 900 to 1400 डिग्री सेल्सियस का जो मैग्मा है हमारे धरती के ऊपर आएगा तो धरती के ऊपर का टेम्परेचर तो 2000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 20-25 रूम टेम्परेचर कितना है बेटा? 20-25 व्हाट इज द रूम टेम्परेचर? केमिस्ट्री में लिखते हैं ना रूम टेम्परेचर, कितना लिखते हैं? हाँ 100 एक मिनट कंसिडर करो, 23 to 36, 23 to 36 कंसिडर करो। अब वो टेम्परेचर में और इसमें फर्क है क्या? बहुत बहुत ज्यादा। फर्क है। तो ये वो चीज ठंडी नहीं होगी क्या? वो अपने आप को उतने टेम्परेचर लाएगा नहीं क्या कूल करने के लिए? तो वहां चिल्ड मार्जिन दिखेगा, लेकिन चिल्ड मार्जिन जो आपको दिखेगा एक स्पेसिफिक एरिया के बाद, कवर करने के बाद दिखेगा। जैसे वोल्केनिज्म हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, ठीक है। तो इन बिटवीन में आप चिल्ड मार्जिन को देख सकते हैं, जैसे कि अपना जीटीबी है और आरटीबी है। रेड टेक्लेटिक बसाल्ट, ग्रीन टेक्लेटिक बसाल्ट, जिसको हम ग्रीन बोल और रेड बोल कहते हैं, इसके आसपास में भी आपको चिल्ड मार्जिन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे वेरिएशन होता है, ठीक है। तो चिल्ड मार्जिन हमने अंकाई में भी देखा था, तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, यहाँ एकदम पूरा ध्यान तो इधर ही है ना, तो प्रैक्टिकली तो यहाँ दिख रहा है सर, तो यही है, वहां पे भी होता है, वहां पे भी होता है चिल्ड मार्जिन, वहां भी पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे चिल्ड मार्जिन आपको कंटिन्यूअसली हर इसमें दिख रही है, बरोबर। और इसमें दिखेंगी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिखेगा क्या? नहीं, बस स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। तो चिल्ड मार्जिन क्लियरली आपको दिख रहा है। चिल्ड मार्जिन के इंटरनली और आउटरनली कुछ तो भी आपको पोर्स दिख रहे हैं, देयर इज पोरोसिटी। अब मुझे बताओ, हमने हमारे यहाँ के रॉक में पोरोसिटी देखा है? नहीं देखा? देखा है सर, देखा है सर, देखा है सर, देखा है ना? देखा है सर। क्या वैसी पोरोसिटी है कि कुछ अलग है? अलग है सर। बहुत अलग है ना? हाँ, ये छिद्र इतने बड़े बड़े, वो इतने इतने से, इतने से। है ना? नहीं सर, नॉर्मली सेरामिक हाइड्रल का शेप साइज जो है सेकेंडरी फिलिंग भी हो सकती है, तो साइज नियरली सेम ही है ना। मुझे बताओ, हमने कई प्रकार के वेसिकुलर रॉक्स देखे, बराबर? इस प्रकार की नहीं देखे क्या आपने? ऐसे ही देखे ना, बरोबर, देखिए। लेकिन आप यहाँ पे जो वेसिकल्स देख रहे हैं, वो वेसिकल्स जो है वो कैसे फॉर्म हुए, कैसे वेसिकल्स बने, तो वो भी मैग्मा था, ये भी मैग्मा है, राइट। कंपोजिशनली अगर हम बात करें तो वो भी मैग्मा था, ये भी मैग्मा है, उसमें भी गैसियस थे, इसमें भी गैसियस है। जो मैग्मा होता है उसमें गैसियस, सॉलिड, लिक्विड, ये मिक्सचर होता है, जिसको हॉट मोल्टन मटेरियल कहा जाता है। हॉट मोल्टन, अब ये हॉट मोल्टन मटेरियल में गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। मैं दोनों चीजों को कंपेयर करके समझा रहा हूं। तो क्या उसमें दिखने वाले जो वेसिकल्स थे, उस प्रकार के वेसिकल्स यहाँ नहीं दिख सकते क्या अपने को? दिख सकते, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो यहाँ पे एस्केपिंग ऑफ गैसियस नहीं होगा क्या? यहाँ से कहीं से गैस अगर पास हो रही है, एस्केपिंग ऑफ गैसियस, तो वहां पे स्पेसिफिक शेप क्रिएट करेगा ना, पोर्स क्रिएट करेगा वहां पे। हो तो जिथे छिद्र छिद्र तुम्हाला दिसत आहे तिथे गॅसियसचा कंटेंट जो आहे तो एस्केप झालाय, तर एस्केप झाल्यामुळे काय झालं, तिथे गॅप क्रिएट झाली, तीच गॅप तिथे पण होती, तीस गैप इथे पण आपल्याला दिसेल। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। तो यहाँ ज्यादातर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको ज्यादातर दिख रहा है वेसिकल्स। वेयर इज द एमिगडल्स? क्योंकि सर तीनों स्ट्रक्चर है, चिल्ड मार्जिन से कवर। अगर किसी चीज को समय मिल रहा है,
किसी चीज को बनने में समय मिल रहा है, उसका टेम्परेचर धीरे 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 कम हो रहा है, तो वहाँ चांसेस है सेकेंडरी प्रोसेस के। इसने फास्ट, इतना फास्ट काम कर दिया कि इतने फास्ट काम करते समय इसमें सेकेंडरी फीलिंग आपको क्लियरली देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इसने गैसेस को एक्सकेप तो कर दिया लेकिन उसमें सेकंड मटेरियल फील्ड नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको ज्यादातर केसेस में क्या दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है, चिल्ड मार्जिन जो है उसके करीब में, यू कैन सी हियर, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है चिल्ड मार्जिन के पास, दिख रहा है ना। वहां से क्या हुआ, वहां से गैसियस क्या हो गई, एस्केप। अगर मान लीजिए गैसियस जो है वो एक प्लेस से एस्केप ना होते हुए थोड़ा सा उसने स्पेस ज्यादा स्पेस लिया, तो ज्यादा स्पेस लेगा, इस प्रकार से एस्केपिंग होगा और वहां पे वेसिकल्स ही बनेंगे, लेकिन इलॉन्गेटेड वेसिकल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, वो अपने को कहाँ देखने को मिले थे, अंकाई टंकाई में, जहां पे मैंने पाइप एमिक्टल्स की भी बात किया था, है ना, अंकाई में जो आया था, ठीक है, तो वहां वो हमको देखने को मिले थे। यहाँ पे प्रोसेस इतना फास्ट हुआ कि आप देखो कि चील्ड मार्जिन के करीब, देखो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हाँ सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा भी बोलना, ज्यादातर केसेस में बोल रहा हूँ, ज्यादातर केसेस में देखो दिख रहा है, तो वेसिकल्स भी देखो, कैन सी द वेसिकल्स नियर टू द चील्ड मार्जिन, हर इसमें देखो, एक आधा हो सकता है लेकिन आप मैक्सिमम देखो, राइट, ठीक है। तो ये किस कारण होता है, वो जो गैसियस होता है मैग्मा में, ठंडा होने के बाद में उसमें की जो गैस है वो पास आउट होती है, एस्केप होती है, तो उसके कारण वहां पे क्या क्रिएट होता है, पोर स्पेसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइड्स, क्या कहते हैं, वाइड्स, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आप यहाँ पे जो कलर देख रहे हो, आपको कोई कलर दिख रहा है क्या यहाँ पे, रेनबो, कौन सा कलर है, बोलो ना फटाफट। फिजिकल प्रॉपर्टी लिहिता ना तुम्ही, त्याच्यामध्ये इग्नियस साठी काय लिहिता, इग्नियस के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखा जाता है, कलर लिखा जाता है, कलर इंडेक्स लिखा जाता है, इंडेक्स क्या लिखा जाता है, उसमें क्या लिखा जाता है, ल्यूकोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक, लिकोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक, मेलानोक्रेटिक, हाइपर मेलानोक्रेटिक, बरोबर। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो आपको कलर दिख रहा है, ल्यूकोक्रेटिक, जो कलर दिख रहा है क्या, नाही, अरे ते वेदरिंग वगैरे सोडा, तुम्हाला कलर दिसतोय का, हो की नाही, दिसतो ना, असा बसाल्टचा ओरिजिनल कलर असतो का, नाही, वेगळा कलर असतो, मग सर कलर वेगळा झाला म्हणजे बसाल्ट चेंज झाला ना, हो नाही ना, कसा चेंज होणार, हा असतो कलर बसाल्टचा, हा फोडलेला आहे, दिसतोय, हा दिसतोय ना, आणि हा कलर असतो का बसाल्टचा, पण मला सांगा हा कलर आपल्या महाराष्ट्रात दिसतो का बसाल्टचा, दिसतो सर, महाराष्ट्र की बात करो तो नहीं बोल रहे, कर्नाटक की बात करो तो हाँ बोल रहे, अरे दिसतो ना, वाय, तिथे वेदरिंग होतं सर दिवाली के दिन कलर नहीं मारेंगे क्या पत्थर पे, वी आर जियोलॉजिस्ट, अरे हम कलर में पत्थर में कलर नहीं मारेंगे क्या, लेकिन नेचर तो मारेगा ना कलर, नेचर को भी पता है ना, दिवाली आ रही है कलर मारो, इसके लिए तो रोज ही दिवाली है, नेचर के लिए, हाँ। तो ये जो कलर है ये किस कारणों से आता है, कलर के पीछे कई प्रकार के नेचुरल रीजंस है, और नेचुरल रीजंस में सबसे बड़ा रीजन है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन में है क्या रे, इसको हवा लगती है, नहीं ना, रॉक है ना, उसको कैसी हवा लगेगी, लगती क्या, तो इसको हवा लगेंगी तो इस पे इफेक्ट होगा क्या, पानी लगेंगी तो इफेक्ट होगा क्या, मुझे बता, हम जब घर बनाते हैं तो सलाखों का वापर करते हैं, सलाख है, शीख है, क्या क्या बोलते हैं आप मराठी में उसको, है ना, आयन बोल देंगे सीधा, आयन रॉड, कॉलम्स में लगाते ना, 5 बार 6 बार 7 बार, है ना। अब वो जो हम लगाते हैं उसको छत पे रख देते हैं, अगर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, या साइड में रख देते, साइड में तो कम रखना चालू कर दिया लोगों ने क्योंकि झगड़ा ज्यादा होता है, आपके घर के सामने रखो तो अपन टेरेस पे रखते हैं काट के, तो टेरेस पे क्या होता, 15 दिन के बाद में उसका कलर वैसे ही रहता, चेंज हो जाता, मैंने किया, आपने किया, किसने किया, नेचर ने किया, इसको भी किसने किया, तो ये नेचुरली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, नेचुरली यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन हो सकती है, उसके कारण इसका कलर चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है, आयन में एलिमेंट होते हैं क्या, आयन क्या है, एलिमेंट क्या होता है, कई प्रकार के एटम्स का कॉम्बिनेशन। अब केमिस्ट्री में ज्यादा जाएंगे नहीं, एटम मॉलिक्यूल जो भी है उसमें अपन ज्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन वो क्या, आयन की जो रॉड है उसमें क्या है, पूरी तरीके से Fe पूरा Fe रॉड, दूसरी कोई चीज है क्या, लेकिन ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई तो
ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसमें वेरिएशन आएगा, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके ऊपर में आप देखो तो आपको वेजिटेशन दिख रहा है क्या? ये ऐसा ऐसा हाँ दिख रहा है, नहीं इसके ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं। ऊपर का कुछ दिख ही नहीं रहा सर। साइड में दिख रहा है क्या? यस सर। अरे क्या है साइड में दिख रहा है क्या? साइड में हो सर। ये वेजिटेशन ही है ना, दिख रहा ना? तो क्या वेजिटेशन जो हुआ है इसके साथ में इसका रिलेशन होगा क्या कुछ? हाँ सर, इसका रिलेशन होगा? बिल्कुल। क्या इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है स्पेसिफिकली नीचे भी अपने को मिल सकते हैं क्या? हाँ सर। कैसे क्या? हाँ हाँ ना। अब जैसा मैं यहाँ पे हैमरिंग करूंगा टूटेगा क्या? टूटेगा बिना हैमरिंग के? नहीं टूटेगा ना। लेकिन सर ने तो नीचे से उठा लिया सैंपल है सर ते बायोलॉजिकल वेदरिंग होते ना सर, हाँ? बायोलॉजिकल वेदरिंग। समझ में आ गई बात? आओ समझ में आ गई ना बात? हाँ सर। अंडरस्टैंड। ये भी जो है ये क्या है? क्या है ये भी क्या है? नीचे जाते जाते इसका कुछ मिल सकता है क्या अपने को? डेफिनेटली मिल सकता है। इसके चंक्स बन सकते हैं क्या? सेडिमेंट्स बन सकते हैं क्या? बारीक सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के ऊपर वेजिटेशन हो सकता है क्या? हाँ होते सर, हो सकता है? बिल्कुल सर। ठीक, अंडरस्टँड? ऐसा आय होप यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ पिलो लावा स्ट्रक्चर. सर। आपल्याला खूप सारे स्पॉट घ्यायचे आहे. मला असं वाटतं की टाइम तर खूप झालेला आहे. सरांना काही बोलायचं असेल तर सर बोलतील. माझ्याकडून काही सुटलं असेल तर सुटू शकते आणि अजूनही बोलू शकतो, पण टाइम जास्त नाही आहे आपल्याकडे. आणि आय होप यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ पिलो लावा स्ट्रक्चर ऑन स्पॉट. आता मी हेच आपण क्लासमध्ये जर घेतलं असतं, अशी मस्त डायग्राम काढली असती. ही असते चिल्ड मार्जिन आहे पिलो लावा, लुकिंग लाइक पिलो, कॉल्ड एज. अपने आंसर में सबसे पहले यही होता है, कॉलमनार, लुकिंग लाइक कॉलम्स, लुकिंग लाइक पिलो. एक मार्क तो भेटीन, अर्धा ही भेटत नहीं. वो तो बच्चे को भी मालूम है ना, उनको क्या नहीं मालूम जो अभी हमने बात की है. अब मुझे बताओ, थियरी में 4 मार्क का क्वेश्चन आया, पिलो लावा स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर को आ सकता, सेकंड सेमिस्टर में, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमिस्टर लिहू शकाल का रे बेटा? फर्स्ट ईयर वाले लिहू शकाल? कुछ ना कुछ तो लिख सकेंगे ना रिलेटेड. थर्ड ईयर वाले नेक्स्ट ईयर में एमएससी में भी रहेगा पेट्रोलॉजी, लिखेंगे ना. अंडरस्टँड? आपल्याला खूप सारे स्पॉट कव्हर करायचे आहेत, म्हणून इथे मी माझ्या 2 शब्दांना पूर्ण विराम दे. संपवतो. सर तुम्हाला काही नॉलेज देतील, काही एक्सप्लेन करतील, त्यानंतर आपण समोर जाऊया. टेन्शन नको. रिलॅक्स होऊन सर्व काढून घे बस. लक्ष द्या इकडे. जे याचं एक्सप्लेनेशन होतं ते कार्तिक सरांनी चांगल्याने केलेलंच आहे. आय डोंट थिंक कोणाला काही कन्फ्युजन असावं. वेरी सिंपल. पानी के अंदर जो लावा अपने यहाँ महाराष्ट्र में निकला, सेम कंपोजिशन का लावा पानी के अंदर समुंदर में निकला. और जैसे सर बता रहे थे उसी तरह वो वीडियो की जब बात हो रही थी, ऐसा इमेजिन करो कि पानी का एक टब है और उसके अंदर में कोई दूसरा मटेरियल भेज दिया गया. त्याचा बुडबुडा बनेल ना त्याच्या अंदर, क्योंकि विस्कोसिटी और मटेरियल में डिफरेंस है करके. बस वही इमेजिन करो और उसी तरह से ये पिलो लावा स्ट्रक्चर बना है. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट काम ये है कि देखो कि कहाँ का कौन सा सैंपल तुम ले सकते हो जिसमें चिल्ड मार्जिन्स दिखे, समझे? क्योंकि हाँ गाँव में से जाएंगे. और सैंपल लेने के बाद में रख देना अपने पास में. तो सैंपल लेते वक्त ध्यान ये रखना है कि चिल्ड मार्जिन्स दिखे, माने स्ट्रक्चर दिखे, ऐसा सैंपल लो. सैंपल बसाल्टी है वो. ओके. तो वेरिएशन छोटे सैंपल में नहीं मिलेगा आपको, या जो हमें चाहिए वो छोटे सैंपल में स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा. स्ट्रक्चर्स आर बिगर फीचर. दूसरा, जहाँ जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वहाँ पे आपका हैमर या पेन रखो, नहीं है तो कॉइन रखो और फोटोज लो जो कि आपके फील्ड रिपोर्ट में लाना है. और 2-4 सैंपल जैसे पॉसिबल होगा वो सैंपल लो जो कि अपने को सबमिट करना बैग में लेके जाना. और सैंपल बैग में डालना. डन सर. सर डन.